जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हिंदी की प्रैक्टिस सेट पार्ट 6 कराने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न की तरफ चलने के पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहले दिया है पैसेज को पढ़िए पहले, उसके अनुसार नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे, कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो चलिए इसी आधार पर प्रश्न दिया हुआ है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता या मनुष्यता का महत्व। तो उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने इस संसार में धन और मनुष्यता के बीच का अंतर स्पष्ट किया है। अतः इसका उचित जो शीर्षक है वो क्या है, धन और मनुष्यता। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धन और मनुष्यता, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। संसार में किस तरह मनुष्य की पूजा की जाती है या होती है। जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, या जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, यानी इसका वही आंसर होगा जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। संसार में ऐसे लोगों की पूजा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, या धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। धन की पूजा से यही अभिप्राय है। धन की पूजा से अभिप्राय क्या है, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी जो शब्द हैं वो सब क्या हैं, वो सब पुल्लिंग हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मम, निर्दय, निर्भय या निर्हृदय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मम,
यानी जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर हो जाएगा निर्मम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है। तो इसका ऑप्शन है ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋतु। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। तो अगला प्रश्न है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याल, गरुण, सर्प, पन्नग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा है जो भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुण। गरुण क्या है? वह भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी व्याल, पन्नग, सर्प ये सब भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर बात करें भुजंग के अन्य और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो होते हैं अहि, नाग, विषधर, उरग, सांप, फड़ी, फणीधर और सरीसृप। ये सब भी भुजंग यानी सांप के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा घर छोटा आदमी। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में कौन सा है? कौन से हैं? बड़ा घर छोटा आदमी, एक मिनट, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष, यहाँ क्या होगा? आगे क्या दिया है? विशेष दिया हुआ है। विशेष आगे दिया हुआ है। विशेष कौन कौन से हैं? बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र या छोटा नीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी घर, आदमी और वस्त्र। घर, आदमी और वस्त्र ये क्या है? विशेष है। बाकी अगर बड़ा बात करें, छोटा बात करें और नीला, तो ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। अब विशेषण के जस्ट बाद जो दिया गया है यह क्या है? यह विशेष है। चलिए अगला प्रश्न है, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। यानी वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य बताइए। भाववाच्य बताना है, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। यानी भाववाच्य बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब चला जाए। अब चला जाए इसमें क्या है? इसमें भाववाच्य है। और भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में क्या हो? भाव यानी क्रिया की प्रधानता का बोध हो। वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, दोनों या कोई नहीं।
तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? विकारी, अविकारी, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविकारी। समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं। समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं 3, 5, 2, 4। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या सभी? तो निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। चौपाई एक क्या है? सममात्रिक छंद है। और जबकि दोहा क्या है? दोहा, सोरठा, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है और दोहा और सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई। इसका सही आंसर क्या होगा? चौपाई। चलिए अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणा, पाणी, कमला, शारदा पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमला। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वाणी, वीणा, पाणी या शारदा ये सब क्या है? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अब कमला किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कमला है लक्ष्मी का। किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, इच्छु। इच्छु का तद्भव रूप है गन्ना, ईख, इच्छु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका तद्भव क्या होगा? तो इच्छु का तद्भव हो जाएगा ईख। क्या हो जाएगा? ईख। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव तत्सम देशज संकर। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी शब्द है संकर। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? यह संकर शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, थोक का पर्यायवाची है परचून, थाक, थोया, पारेयिक। तो थोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोक। तो थोक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पर्यायिक। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायिक। चलिए अगला प्रश्न है, विभु। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा या महान ईश्वर या चिरस्थायी दृश्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विभु का पर्यायवाची क्या होगा? तो विभु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। चलिए अगला प्रश्न है, व्यास का विलोम शब्द है समास, संश्लेषण, संक्षेप, लघु। तो व्यास का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समास। व्यास का विलोम शब्द क्या है? समास। व्यास का विलोम शब्द समास होता है। अब जबकि अगर संक्षेप की बात की जाए तो संक्षेप का विलोम क्या होता है? विस्तृत। संक्षेप का विलोम क्या होता है? विस्तृत होता है। संक्षेप का विलोम विस्तृत होता है। और लघु का विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है। लघु का विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ होगा झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। चलिए अगला प्रश्न है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ, अध, अधि या ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधि। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय में उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशस उपसर्ग या देशस उपसर्ग? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम उपसर्ग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तत्सम उपसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या पद्यांश? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्दांश। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत या आदान प्रदान? इसमें एक गलत दिया हुआ है विलोम शब्द, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नत, अवगत। यह क्या है? गलत है। बाकी अपेक्षा का उपेक्षा यह भी सही है, अग्रज का अनुज यह भी सही है, आदान का प्रदान यह भी सही है। अब उन्नत का विलोम क्या होता है? तो उन्नत का विलोम होता है अवनत। क्या होता है? अवनत, यानी यह ऑप्शन गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं 2, 4, 6, 8। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रयोग के आधार पर कितने शब्द होते हैं? 2 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन? एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। यानी 2 प्रकार के शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी शब्द। चलिए अगला प्रश्न है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पर्ण, पढ़ही, उपानह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपानह। उपानह पनही शब्द का तत्सम रूप है। चलिए अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है उ, द, य, आ, न, अ या उ, द, य, अ, न, अ या उ, द, य, आ, न, अ या अ, द, य, अ, न, अ। ये जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है ये सब क्या है? ये आधे वर्ड हैं, आधे लेटर हैं, सॉरी आधे अक्षर हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी उ आधा द, य, आ आधा न, अ यानी उद्यान। तो चलिए अगला प्रश्न है, सरयूर्मी, सरयूर में संधि है दीर्घ, यण, व्यंजन, स्वर। तो सरयूर में कौन सा संधि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी दीर्घ। इसका संध विच्छेद क्या होगा? तो इसका संध विच्छेद हो जाएगा सरयू, सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी बराबर सरयू उर्मी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाख, भास, वाक, बद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भास। चलिए अगला प्रश्न है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है अयाद, गुण, दीर्घ, यण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? धातुष्मा में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ। इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घ, यानी धातु, धातु धन उष्मा बराबर धातुष्मा। चलिए अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय। चलिए अगला प्रश्न है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु, यहाँ द्विगु होगा, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है तो वो कौन सा समास कहलाता है? तो कहलाता है बहुब्रीहि समास। वह कौन सा समास है?
बहुब्रीहि समास। यानी अगर सीधा सीधा इसकी बात की जाए तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की जाती है। अगर कोई पद प्रधान नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका जो दोनों पद होगा वो मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं बताइए। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्दांश। उपसर्ग को शब्दांश या अव्यय भी बोला जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या तीनों में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लिपि की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा लिखने में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से। जो खड़ी बोली है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में या हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। तो बताइए हिंदी में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, ई को या अ को। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ को। यानी मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों में उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ में क्या हो रहा है, जीभ का मध्य भाग काम कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण है ई, य, श या अ, ह विसर्ग या री, ए, श या री, श, ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कंठ वर्ण की बात की जा रही है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अ और ह विसर्ग। ये क्या है, ये कंठ, यानी कंठ से वर्ण निकल रहा है, ये अ ह विसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है, र प्लस म का रूप है मृ, म्र, मर या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा र प्लस म का रूप क्या है, वह है मर। क्या है, मर, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, प्र में पूर्ण वर्ण है, प्र में पूर्ण वर्ण है प, र, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्र में पूर्ण वर्ण क्या है, वह है र, प्र, यानी र पूर्ण वर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्न यही थे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।